ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर के सीरीज ऑफ लेक्चर के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर का हमने सेकंड सेक्शन स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, दैट वाज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। काफी कुछ थ्योरेटिकल बातें हमने डिस्कस की कि जब कोई भी चार्ज किसी भी तरीके का हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, अंडर मोशन होता है, तो चांसेस हो सकते हैं कि उस चार्ज पर फोर्स डेवलप हो जाए बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। और ये फोर्स इन इट्स करेक्ट फॉर्म जब हम मेंशन करते हैं तो हम लिखते हैं दिस फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड देन इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ v क्रॉस b, यानी कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब इसके एनालिसिस में सबसे पहले तो हम इसका मैग्नीट्यूड मेंशन करते हैं qvb sin थीटा, और इसके एनालिसिस में हम कुछ बातें डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज रेस्ट पर है तो कोई फोर्स डेवलप नहीं होगा। दूसरी बात, अगर चार्ज मूव कर रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब भी कोई फोर्स डेवलप नहीं होगा। तीसरी बात ये कि अगर चार्ज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन चार्ज का मोशन, उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तब भी कोई फोर्स डेवलप नहीं होगा। ना इफ द चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, चार्ज की जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तब अच्छा खासा फोर्स डेवलप हो जाता है, एंड दैट वी से इज QVB बिकॉज sin थीटा विल बिकम sin 90 एंड sin 90 इज 1। एंड वी हैव टू रिमेंबर हियर दैट कि ये जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेवलप हो रहा है, ये फोर्स चार्ज की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करा सकता, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल सकता। इस फोर्स की वजह से सिर्फ एक काम ये होगा कि चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एंड इन सच सेंस, अगर चार्ज को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कराया जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस हद तक चेंज हो जाएगा कि चार्ज उस फील्ड में सर्कल के पैटर्न में घूमने लगेगा, सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक या सर्कुलर ट्रैजेक्टरी वो एक्वायर कर लेगा। We have another case which we have discussed in the previous lecture. I'm just giving the summary, a revision, a brief note जिसे आप कह सकते हैं, कि अगर चार्ज को मूव कराएं मैग्नेटिक फील्ड में लेकिन परपेंडिकुलर न मूव कराते हुए किसी दूसरे इंक्लिनेशन पर हम मूव कराएं, तो ऐसी सूरत में फोर्स डेवलप हो जाएगा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी QVB sin थीटा, बट द पाथ द चार्ज विल डेवलप और द ट्रैजेक्टरी द चार्ज विल डेवलप विल लुक लाइक अ हेलाइकल, लाइक अ स्प्रिंग, ऐसे घूमता हुआ, एक आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है ऐसे, तो एक हेलाइकल पाथ वो डेवलप करेगा। एंड एट लास्ट हमको ये बात याद रखनी है कि ये जो फोर्स डेवलप हो रहा है ये चार्ज के ऊपर किसी भी किस्म का वर्क डन डेवलप नहीं कर सकता और इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी के अंदर ये चेंजेस नहीं ला सकता। ये सारा डिस्कशन अपना पिछले लेक्चर में हो चुका है। अब पिछले लेक्चर में एक्चुअली हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे कि इस फोर्स के डायरेक्शन को हम कैसे समझें। मैंने इंटेंशनली ये वर्ड स्ट्रगल इसलिए यूज किया क्योंकि रिकॉर्डिंग्स करते वक्त जो वीडियो शुरू है वो एक मिरर की फॉर्मेट में, मतलब लेटरल इन्वर्जन होके मिरर फॉर्मेट होके आपके सामने आता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि राइट कहाँ जा रहा है और लेफ्ट कहाँ जा रहा है। हावेवर जो राइटिंग पैड पर मैं लिख रहा हूँ उसी को हम डायरेक्शनल सेंस के हिसाब से कंसिडर करेंगे, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे ऐसे। और हमने थोड़ा सा स्ट्रगल किया कि हम डायरेक्शन कैसे निकालें। तो आज सबसे पहले हम डायरेक्शन पर ही थोड़ा सा अच्छा क्लियरिटी डेवलप करते हैं और फिर उसके बाद आगे की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये फोर्स का डायरेक्शन कैसे आएगा। फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पे दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि फोर्स का डायरेक्शन v क्रॉस b के रिजल्टेंट वेक्टर की तरह देखा जाएगा, यानी कि v क्रॉस b राइट हैंड थंब रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अप्लाई करते हैं, उसका डायरेक्शन निकाल v से b की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो थंब जहां भी जाएगा राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से वो डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स की। अब राइट हैंड थंब रूल अगर आप रिकॉल करते हैं बेटा, तो आपको याद होगा कि राइट हैंड थंब रूल हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन किया गया है, जैसे a क्रॉस b इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया, फिंगर्स जो है अपने सीधे हाथ की इस तरीके से आपने घुमाई, उनके टिप्स का कर्ल ऐसे बनाया, जैसे सेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, a से b का मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, तो थंब जा रहा है ऐसे ऊपर, तो हम कहेंगे कि ये c यानी कि रिजल्टेंट है a क्रॉस b का।
उसी तरीके से हमको यहाँ पर प्रैक्टिकली करना होगा कि V क्रॉस B का जो रिजल्टेंट है वो बनेगा F। अब मैं अक्सर स्टूडेंट्स को समझाते वक्त ये बात स्टूडेंट्स को फॉलो करने के लिए कहता हूँ कि 2 पेन ले लें आप, एक पेन V बना दें, दूसरा पेन B बना दें और दोनों को टेल से टेल मिला करके, ठीक है, ज्वाइन करा दें एज अ वेक्टर। टेल टेल दोनों की ज्वाइन होना चाहिए, इस तरीके से होल्ड करें और V क्रॉस B प्रैक्टिकली करें अपने राइट हैंड से और फिर देखें कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो सकता है। बच्चों यहाँ पर 3 ही डायरेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ 3। बहुत ध्यान से सुने। नंबर 1 तो ये होगा कि आप किसी हॉरिजॉन्टल सेंस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव वे में। या तो आप हॉरिजॉन्टली इस्तेमाल करेंगे डायरेक्शन को, दूसरा डायरेक्शन आप पॉसिबली इस्तेमाल करेंगे वर्टिकल, या तो ऊपर या नीचे, ठीक है। और तीसरा जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है वो आप इस्तेमाल करेंगे इनवर्ड आउटवर्ड। इनवर्ड आउटवर्ड यानी कि आप कहेंगे कि कोई चीज, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे करंट हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक, व्हाटएवर इट इज, जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं मान लो, या तो वो इनवर्ड की तरह देखा जाएगा या फिर वो आउटवर्ड की तरह देखा जाएगा। ये सिंबल हम इनवर्ड के लिए बनाते हैं और ये सिंबल हम आउटवर्ड के लिए बनाते हैं। तो 99.99 जो प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं अक्सर वो इन 3 तरीके के डायरेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं। तो आपने जब कभी भी डायरेक्शन का कैलकुलेशन यहाँ पे करना है तो आपने ये सोचना है कि हम हॉरिजॉन्टली क्या ले रहे हैं, वर्टिकली क्या चला रहे हैं, इनवर्ड आउटवर्ड क्या चला रहे हैं, ठीक है। इनवर्ड आउटवर्ड के सेंस को भी ठीक से कैच करना है, वर्टिकल के सेंस को भी ठीक से कैच करना है और हॉरिजॉन्टल के सेंस को भी ठीक से कैच करना है और आपने राइट हैंड थंब रूल ठीक से अप्लाई करना है इन एन ऑर्डर ऑफ V से B का मल्टीप्लीकेशन। तो जहां भी थंब जाएगा वो बनेगा फोर्स। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूं, आप मुझे इन चीजों को एकदम करेक्ट करेक्ट बताएंगे कि फोर्स का डायरेक्शन कहां जा रहा है। लेट्स से बेटा कि मैं जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाता हुआ हमको नजर आता है लाइक दिस। एंड लेट्स से कि करंट सिचुएशन में जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ऐसे जा रहा है। लेट्स से मैं बिल्कुल आपको समझ आए इसलिए बिल्कुल ओरिएंटेशन के हिसाब से बना देता हूं ये। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सिचुएशन में फोर्स कहां एक्ट होगा? V क्रॉस B करें आप। देखें पेपर के हिसाब से पेपर के प्लेन के अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया, वर्टिकल ले लिया, तो बचा तीसरा ही डायरेक्शन, या तो अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। बाहर आए। वेरी गुड। तो हम ये कहेंगे कि इस सिचुएशन में जो फोर्स डेवलप हो रहा है ना बेटा, वो बाहर की तरफ डेवलप हो रहा है। ये हो गया फोर्स का वेक्टर, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इसमें हर एक चीज सबको समझ आ जाना चाहिए बच्चों। लेट्स से बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसी तरीके से है, हॉरिजॉन्टल है और इसमें मैं इंटेंशनली थोड़ा ऊपर नीचे करके दिखा रहा हूं, ये वेलोसिटी V है। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अंदर। अंदर की तरफ जाएगा, वेरी गुड। तो जो चार्ज का मोशन है वो इस तरीके से होगा जैसे ये। अब अंदर बाहर में कंफ्यूज ना हो, अगर चार्ज सीधा जा रहा है ऐसे तो वो अंदर की तरफ मुड़ेगा लाइक दिस, अंदर की तरफ मुड़ेगा। अब आपको स्क्रीन पर ऐसा लगेगा सर हाथ तो आपको बाहर आ रहा है, तो वो मिरर इफेक्ट की वजह से हो रहा है, ऐसे समझ ले चले, ऐसे अंदर की तरफ मुड़ेगा चार्ज। एनीवे मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे रूल अपने लेवल पर अप्लाई करें। 2 डायरेक्शंस गिवन होंगी, बस हमको तीसरी पहचाननी है, इतना याद रखें, ठीक है। 2 गिवन होंगी, तीसरी पहचाननी है, या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा या अंदर या बाहर होगा। जैसे हॉरिजॉन्टल में 2 चीजें होती हैं आगे पीछे, वर्टिकल में 2 चीजें होती हैं ऊपर नीचे। तो प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जाएगा या फिर प्लेन ऑफ पेपर के बाहर आएगा। तो इन 3 बातों को आप ध्यान में रखें, आप फौरन ही बता सकते हैं कि क्या डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है। अब 2 तो आपने करेक्ट बता दिए। लेट्स टेक द थर्ड केस। सपोज फॉर एग्जांपल बेटा हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस सिचुएशन में ना ऐसे अंदर की तरफ है, सॉरी नीचे की तरफ है, और जो वेलोसिटी वेक्टर चल रहा है, लेट्स से वो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे चल रहा है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब आपने क्लियरिफिकेशन करना है, यहाँ पे बताना है मुझे कि फोर्स कहाँ जाएगा? अंदर। अंदर की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही बात। इफ यू चेक इट आउट वेरी केयरफुली तो यहाँ पर भी फोर्स अंदर की तरफ जाएगा। अब आप ये बात समझे ना बेटा कि हॉरिजॉन्टल गिवन है, वर्टिकल गिवन है, तो तीसरा वेक्टर अंदर बाहर ही होगा, ठीक है ना। अगर अंदर बाहर में से कुछ गिवन है, वर्टिकल गिवन है, तो तीसरा वेक्टर हॉरिजॉन्टल ही होगा। अगर हॉरिजॉन्टल गिवन है या इनवर्ड आउटवर्ड कुछ गिवन है तो तीसरा वेक्टर वर्टिकल ही होगा, ठीक है। 2 गिवन है तो तीसरा बचा हुआ जो है वही होगा, खाली हमें चेक करना होगा ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर या बाहर। बस मैं जितना हो सकता है उतना इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। लेट्स टेक द फोर्थ एग्जांपल। इस एग्जांपल में मैं ये कहता हूं
कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टली गिवन है। ऐसा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वर्टिकली ऊपर कर देते हैं लाइक दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली गिवन है और हमारा ये मानना है कि यहाँ पर वेलोसिटी का वेक्टर ऐसे चल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? बाहर। बाहर की तरफ होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा, ये हो गया फोर्स। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल इन सच सिचुएशन। एग्जांपल नंबर 5। सपोज बेटा हम ये मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड खुद अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है ना, और वेलोसिटी का वेक्टर जो यहां बनाया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल ऐसे चल रहा है, ये वेलोसिटी का वेक्टर है। अब कुछ भी करने से पहले आप एक बात सोचें, हॉरिजॉन्टल गिवन है, इनवर्ड आउटवर्ड गिवन है, मतलब तीसरा रिजल्ट हमेशा हमको कैसा मिलेगा? वर्टिकल। अब सवाल यह है कि ऊपर है कि नीचे है, बस इसको ठीक से चेक करना है आपने। ऊपर। ऊपर। तो अंदर की तरफ वाला एक वेक्टर बनाए आप, अंदर की तरफ वाला एक वेक्टर बनाए, ठीक है, एकदम केयरफुली काम करें आप इसमें। कंसिडर अ वेक्टर, कंसिडर अ पेन विच इज जस्ट डायरेक्टेड डाउनवर्ड, कंसिडर अनदर पेन विच इज बीइंग केप्ट हॉरिजॉन्टल लाइक दिस। ठीक, तो ये अंदर की तरफ हॉरिजॉन्टल आपने दिखाया। वी क्रॉस बी आप करेंगे, अगर आप वी क्रॉस बी करते हैं तो डेफिनेटली आपको सेंस ऊपर की तरफ मिलता है। फील कर पाए बेटा आप सब? यस सर। तो इस केस में जो फोर्स एक्सपेक्टेड होगा ना वो ऐसा होगा, ये हो जाएगा फोर्स। ठीक है, इसे फील करना है आपने। पेपर पर ऊपर की तरफ जाना मतलब पेपर के ऊपरी हिस्से की तरफ खिसकना। तो ये चार्ज जो है ना बेटा ऐसे सीधा आ रहा है ना, तो ये फोर्स की वजह से ये चार्ज ऐसे ऊपर की तरफ खिसकने लगेगा। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था। अच्छा, उतना ज्यादा हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं ना, हमको आ रहे हैं ना करने। यस। यस, लेट्स से बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये इनवर्ड है और मेरा ये मानना है कि यहाँ पे वेलोसिटी का वेक्टर जो है ये नीचे की तरफ है। चले यही बना देता हूँ, ये नीचे की तरफ है वेलोसिटी का वेक्टर। अब बताएं, लाइक दिस, लाइक दिस। राइट राइट। राइट हैंड साइड। शाबाश, वेरी गुड। तो इस सिचुएशन में बेटा जो एक बात तो तय है ना, देखो वर्टिकल गिवन है, प्लेन के इनवर्ड आउटवर्ड गिवन है, तो रिजल्ट तो यही आएगा। अब रिजल्ट में दो चीजें हो सकती है, राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है। तो अब यहाँ पे आप चेक करो, v से b वेक्टर को मल्टीप्लीकेशन करो, v से b वेक्टर लाइक दिस, ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो क्या ये राइट की तरफ जाएगा? नो डाउट ये फोर्स ऐसा होगा, 100% है ना। यस। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस सेम काइंड। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है और बेटा हम ये कहते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी का वेक्टर ऐसा गिवन है। अब v क्रॉस b करें आप, नीचे। नीचे की तरफ जाएगा। अब आप ऐसे सोचे ना बेटा, देखो क्या क्या गिवन है, हॉरिजॉन्टल गिवन है, प्लेन को परपेंडिकुलर गिवन है, तो बचा कौन? वर्टिकल। अब वर्टिकल में दो चीजें हो सकती हैं, या तो ऊपर या नीचे। अब ये तुम ठीक से करो ना, v क्रॉस b करो, देखो तो हाथ ऐसे नीचे आएगा, v क्रॉस b। यस। वीडियो में थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें आप। तो v क्रॉस b जब आप करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स एक्सपेक्टेड है वो ऐसा है। ठीक है, b एक वेक्टर की तरह इमेजिन करें, ऐसे ये ऐसे इमेजिन करें, लाइक दिस, लाइक दिस। v क्रॉस b करके देखें फिर ऐसे, तो ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यस, यस। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इस सिचुएशन में मैं ये करता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन अब हो सकता है आपको हो, कि मैंने कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कहाँ है बताओ तो? बाहर। बाहर की तरफ है, शाबाश। और इसमें ये वेलोसिटी का वेक्टर ऐसे आ गया। अब बताओ, अब देखो बिना लेफ्ट सोचे हैंड समझे साइड। तो हम सबसे पहले ना बेटा ये कहेंगे कि जो कोई भी डायरेक्शन हो वो हॉरिजॉन्टल होगी। अब ये आगे की तरफ हो सकती है, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ हो सकती है, क्योंकि हमको प्लेन को परपेंडिकुलर फैक्टर भी दिया हुआ है और वर्टिकल फैक्टर भी दिया हुआ है। तो बचा आप या राइट या लेफ्ट जाना, आप कहाँ जाओगे? v से b लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट। की तरफ जाओगे, शाबाश, लेफ्ट की तरफ जाओगे। सोचो सोचो आप, लेफ्ट की तरफ जाओगे, ये होगा फोर्स बेटा। कंफर्म करो। एक वेक्टर पेपर से बाहर आ रहा है, तो पेपर के ऊपर ऐसा पेन रखो,
और उसकी टेल पर v वेक्टर नीचे की तरफ बनाओ। अब v से b करोगे, ऐसे करोगे, देखो बेटा v से b ये यूं करोगे तो ये राइट की तरफ जाएगा, सॉरी लेफ्ट की तरफ जाएगा। सही है ना बेटा? हाँ, ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं। मैं बस पूरी उम्मीद रख सकता हूं कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। दैट्स व्हाई मैं इसमें एग्जांपल थोड़े से ज्यादा ले रहा हूं ताकि कोई कमी ना रह जाए इस बात में। अब कहीं ना कहीं तो क्लिक कर जाएगा ये। लेट्स से कि यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने कहा कि इसमें वेलोसिटी का वेक्टर ना बच्चों ऊपर है, ऐसा ये साइड में बनाता हूं। आप बता सकते हो फोर्स कहां जाएगा? right, right hand right, side, v क्रॉस b, ऐसे बाहर है ना, v क्रॉस b, v क्रॉस b, करेक्ट है बेटा? तो क्या फोर्स हम ऐसे दिखाएं? ठीक है, पक्का? एवरीवन गेटिंग इट? जस्ट डू इट। यस। yes sir, अच्छा सोचो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और उसके बाद हमारा क्लेम ये है कि वेलोसिटी ऐसी है। अब जहां कहीं भी जाएगा वो ऊपर नीचे होगा। अब ऊपर है क्या नीचे है? नीचे, नीचे है। ये वेक्टर बाहर आ रहा है, ये समझना है आपने, ये बाहर आ रहा है, ये समझना है आपने। अंदर अगर ये होता ना तो ऊपर जाता ये। वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पे बेटा हम कहेंगे कि यहाँ पे सिचुएशन में फोर्स आएगा नीचे। और लास्ट एक और एग्जांपल ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पे। सपोज फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस बार जो वेलोसिटी का वेक्टर है वो ऐसे चल रहा है। अब क्या कहोगे? ऊपर, ये तो बहुत आसान है, v से b करें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। v की तरफ से फिंगर मोड़ना है b की तरफ, और b वाला वेक्टर ऐसे प्लेन से बाहर आ रहा है, तो आपने इमेजिनेशन अच्छी करनी है यहाँ पे। तो क्या इफेक्टिवली फाइनली मैं फोर्स यहाँ पे दिखाऊंगा। yes, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसे हम बेसिकली इस बात को कॉन्फिडेंटली एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि हम v क्रॉस b को ठीक से कर पाते हैं, और फिर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें की पॉइंट याद रखना है, मैंने कहा था ना कि हमको इसमें दो बातें याद रखनी है फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए। पहली बात तो ये कि वट एवर द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b विल बी कमिंग, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट देयर मे हैपन अ वेरी यूनिक एंड वेरी यूनिक कंडीशन सेइंग कि ये चार्ज नेगेटिव हो सकता है। अगर बच्चों ये चार्ज नेगेटिव हो गया, मान लो इन सभी सिचुएशंस में अगर ये चार्ज नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे? तो इसका आंसर ये है कि हम v क्रॉस b जैसा था, जैसे होना चाहिए वैसे पहले फिगर आउट करेंगे, पहले पता करेंगे कि v क्रॉस b कैसा है, और चार्ज के नेगेटिव होने की वजह से हम उसका रिवर्स डायरेक्शन इमेजिन करेंगे। समझ आई बेटा बात? yes, जैसे मैं इस बात को यहां आपके सामने रखता हूं एग्जाम्पल नंबर 12 बनाते हुए कि हमारे पास मान ले बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो अंदर की तरफ है, लेट्स से। अब हमने क्या किया, इसमें एक वेलोसिटी वेक्टर बना दी लाइक दिस। अब आप मुझे बताएं एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? left, एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ फोर्स है लेफ्ट की तरफ। left hand शाबाश, side, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ फोर्स है लेफ्ट की तरफ, लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? positive charge, और पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज नेगेटिव आ गया तो बस हम इसी चीज को टर्न अराउंड कर देंगे और बोलेंगे दूसरी तरफ। ठीक है? अगर ये चार्ज नेगेटिव हो गया तो करना बेटा हमको यही है कि पहले हम v क्रॉस b पता कर लें और फिर बाद में क्लेम उसका उल्टा करें। ठीक है? ठीक है बच्चों, बात समझ आई? करेंगे तो v क्रॉस b, लेकिन क्लेम उसका उल्टा करेंगे, उसका क्लेम अपोजिट करेंगे, क्योंकि ये जो चार्ज है ये खुद नेगेटिव हो रहा है, तो जाहिर बात है अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन समझो इस्तेमाल कर लेता हूं तो फोर्स नेगेटिव आ गया ना। मतलब v क्रॉस b का जो भी वेक्टर रिजल्ट में बन रहा होगा उसका अपोजिट वेक्टर हमको बनाना है। अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल इसमें फर्क क्या पड़ता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से फॉर दैट हम एक 13 नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें बच्चों हमारा ये मानना है कि यहाँ पर इस पूरे रीजन में जो ना अंदर की तरफ बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है। लेट्स से सो a magnetic field is completely spread into the region which is just perpendicular to the plane and moving inside. Now we have two different charges.
Let's say this is one of the charge which I say is plus q and we have another charge which I say is minus q. Now both of them has been provided with a velocity v. Both of them with a velocity v. अब बताओ जो पॉजिटिव चार्ज है इस वेलोसिटी के हिसाब से जैसे मैंने यहां पे चॉइस की, इस पे फोर्स कैसा आएगा? लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? Left. लेफ्ट की तरफ। तो बच्चों होगा ये कि इसका जो ट्रैक एक्सपेक्टेड था वो ऐसा था, अगर फोर्स ना आता तो इसका एक्सपेक्टेड ट्रैक ऐसा था। आप सोचो वो चार्ज जा रहा है सीधा, लेकिन हम हमेशा उसको एक लेफ्ट का पुश मिलता जा रहा है, तो उस लेफ्ट के पुश मिलने की वजह से इसका प्रैक्टिकल ट्रैक जो बनेगा, इसकी प्रैक्टिकल ट्रैजेक्टरी जो बनेगी वो ऐसी बनेगी, लेफ्ट की तरफ मुड़ती हुई बनेगी। क्योंकि अगर किसी चीज को आप लगातार लेफ्ट की तरफ धक्का देंगे तो जाहिर बात है वो लेफ्ट की तरफ ही अपने ट्रैक को कंटिन्यू करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम इस नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें तो इस पर जो फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो पहले ये बात सोचें कि v क्रॉस b कहां जा रहा है? लेफ्ट में, है ना बेटा? हाँ, चार्ज नेगेटिव रहने की वजह से हमारा क्लेम क्या होगा फिर? लेफ्ट होगा या राइट होगा? Right. राइट होगा, ठीक है ना? एक्चुअल में v क्रॉस b जा रहा है लेफ्ट में, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, इसलिए हम क्लेम भी रिवर्स करेंगे। हम बोलेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन है राइट की तरफ, तो ये चार्ज जो एक्सपेक्टेड पाथ था इसका ऐसा सीधा था, लेकिन हम देखेंगे बेटा ये चार्ज इधर की तरफ मुड़ जाएगा। सो यहां इसका एक कह सकते हो कॉन्सिक्वेंस हमको समझ में आ जाता है कि पॉजिटिव चार्ज एक अलग ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है और नेगेटिव चार्ज एक अलग ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है, बेस्ड ऑन द कंडीशन कि कैसा फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है। तो एट द एंड हम इस बात को ये कहते हुए कंक्लूड करेंगे कि फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी v क्रॉस b एंड फॉर नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नेगेटिव ऑफ v क्रॉस b। नेगेटिव ऑफ v क्रॉस b का मतलब यह है कि v क्रॉस b का डायरेक्शन जहां कहीं भी जा रहा होगा हमने क्लेम उसका उल्टा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करना है। क्लियर हुई बच्चों, बात समझ में आई? Yes. अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स रखे हैं, ये आई थिंक आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अब इन तीनों सिचुएशंस में आपने मुझे ये बताना है कि फोर्स कहाँ एक्ट करता है, तीनों सिचुएशन में। अब देखिए इसमें ऐसे समझ लें कि हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है वो x है, वर्टिकल जो डायरेक्शन है वो z है, और प्लेन के अंदर बाहर जो डायरेक्शन है वो y है। अब ये 3 डायमेंशनल बनाते हुए हमने ऐसा बनाया है, लेकिन ये y जो है ना ये प्लेन के अंदर या प्लेन के बाहर है। अब आप बताएं इसमें फोर्स कहाँ आएगा? तो बेटा ये v क्रॉस b करेंगे ना हम लोग, बाहर। वेरी गुड, बाहर आएगा। मतलब फोर्स जिस किसी भी वेक्टर के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा वो हम कह सकते हैं कि फोर्स विल बी F, अगर मैं गलत नहीं हूं जी क्या, क्योंकि बाहर वाला वेक्टर यहाँ पे y है और इसका यूनिट वेक्टर क्या है? j है, समझे ना बेटा? तो फोर्स जो एक्ट करेगा वो बाहर की तरफ एक्ट करेगा। यस, अच्छा यहां बताओ यहां फोर्स कहां एक्ट करेगा? v क्रॉस b करना है, गलत, ऊपर हो ही नहीं सकता, ऊपर होगा लेफ्ट सर। क्या? लेफ्ट होगा क्या राइट होगा, कहां होगा? लेफ्ट। ऊपर इसलिए नहीं हो सकता कि ऑलरेडी v बाहर वाला सर मैग्नेटिक। ऊपर नीचे की तरफ है कि नहीं? v को वर्टिकल मिला कि नहीं? b को क्या मिल रहा है? अंदर बाहर मिल रहा है। तो अगर वर्टिकल गया अंदर बाहर गया तो बचा क्या? हॉरिजॉन्टल। Left. तो ऐसे v क्रॉस b करके देखे ना तो थंब इधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, Yes. तो यहां आएगा फोर्स। अब इस फोर्स को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं Fi कैप, क्या कहते हो? और ये हो गया मल्टीप्लीकेशन इसका v से b की तरफ। अच्छा यहां बताओ, ये तो बहुत आसान है, 0। 0, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि v when becomes parallel to v or anti parallel to v in both the situations it becomes 0। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, मतलब बिल्कुल ये डायरेक्ट कंक्लूडिंग पॉइंट आ जाता है। आइए एक और काम करते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। थोड़ा सा सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे रखा है जिसे हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं, आई गेस सो। एक चार्ज है जिसका मास है 5 मिलीग्राम, ओके, ग्राम से भी और मिली में जाते हैं, मतलब 10⁻⁻1।
फिर +2 माइक्रोकूलम उसका चार्ज है, उसकी वेलोसिटी का वेक्टर गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो हमें ये पता करना है कि फोर्स कितना आ रहा है उस पे, और फाइनली हमें ये पता करना है कि एक्सेलरेशन कितना है। अब एक्सेलरेशन तो ये बिल्कुल आसानी से बाद में कैलकुलेट हो जाएगा, पहले हमें ये पता करना है कि फोर्स कितना आएगा। तो बच्चों, अगर फोर्स हम निकालना चाहते हैं एज अ वेक्टर, तो हम लिखेंगे Q एंड देन वी विल कंटिन्यू विद कैलकुलेटिंग V क्रॉस B। मतलब बात यहाँ पे आके अटक जाती है कि हमको V क्रॉस B निकालना है, और V क्रॉस B अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स को ओबे करते हुए हमको यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। I J K, पहले V का वेक्टर है 2 -3 4, बाद में B का वेक्टर है तो ये हो गया 3 -2 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक बड़ा सा आसान सा सिंपल सा तरीका है। हम लोग पहले लिखते हैं I, फिर एक ब्रैकेट लगाते हैं, फिर लिखते हैं माइनस में J, फिर एक ब्रैकेट लगाते हैं, फिर लिखते हैं K, और फिर एक ब्रैकेट लगाते हैं। सो वी हैव अ वेरी सिंपल अप्रोच। जब हमने I लिखा तो I का कॉलम छोड़ देते हैं, J के टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12 +8 माइनस माइनस +8। अब ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। J का कॉलम छोड़ देंगे, सो दैट विल बिकम 8 - 12। K का कॉलम छोड़ देंगे एंड दैट विल बिकम -4 + 9। बस काम पूरा करें, दैट विल बिकम -4 I कैप, माइनस माइनस हो जाएगा +4 J कैप, 5 K कैप। आई होप आप समझ पा रहे हैं, +5 K कैप। तो ये इसका फाइनल आंसर है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका V क्रॉस B का वेक्टर फॉर्म है। आप चाहो तो इसको मैग्नीट्यूड में भी निकाल सकते हो, यू कैन जस्ट गेट इट इन मैग्नीट्यूड, बट लेट्स कंटिन्यू टू कैलकुलेट द फोर्स इन इट्स वेक्टर फॉर्म। तो जब हम इसके वेक्टर फॉर्म को कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, अब देखो V क्रॉस B तो पूरा वेक्टर बन रहा है, लेकिन ये चार्ज तो अपने आप में 2 माइक्रोकूलम है, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁶। उसके बाद ये पूरा -4 I कैप +4 J कैप +5 K कैप। अब वेक्टर को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 I कैप +8, सॉरी -4 प्लस इंटू 2 8 हो जाएगा -8, एंड देन +8 J कैप, एंड देन +10 K कैप, एंड इन कॉमन विल टेक अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10⁻⁶ न्यूटन। तो हम कह सकते हैं बेटा ये इसका फोर्स है। आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, और हम जानते हैं एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये करके हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें। अब मैं इस पे अलग से कोई खासा डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमको करना पड़ेगा फोर्स अपॉन मास। तो आप इसको वेक्टोरियल फॉर्म में ही निकालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। फोर्स का वेक्टर पुटअप करें, मास जो गिवन है उससे डिवाइड करें, व्हाटएवर द नंबर कम्स आउट टू बी, उसको कैलकुलेट करें। लेकिन ख्याल रखेंगे यहाँ पर मिलीग्राम का आपने कन्वर्जन करना है। ग्राम के लिए हो जाएगा 10⁻³ और मिली का एक अलग से 10⁻⁻1, यानी कि ये पूरा मिला के हो जाएगा -4। तो आप इसका कैलकुलेशन आराम से अपने लेवल पे कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा बात? यस। अब आइए एक छोटे से थ्योरेटिकल आर्टिकल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से भी कि इस आर्टिकल पर बेस करते हुए हम आगे के इस सेक्शन के आगे की आर्टिकल्स को कवर करेंगे, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरी में कई बार पूछा गया है। एक 2 मार्क का आर्टिकल, 2 मार्क या 3 मार्क वेटेज वाला आर्टिकल ये बन के आता है हमारे सामने। अब बच्चों, मैं आपके सामने एक छोटी सी सिचुएशन बना रहा हूं, आपने इस पे थोड़ा सा गौर करना है, ध्यान देना है। लेट्स से कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड है, यूनिफॉर्म तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है, बिल्कुल एकदम अच्छे से, ठीक है। अक्सर केसेस में हम यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की ही बात करेंगे। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसी भी जगह पर चेक करेंगे तो वो हमें एग्जैक्टली आइडेंटिकल, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली इक्वल मिलेगा। मींस कि ना तो डायरेक्शन में कोई चेंज कहीं हम पाएंगे और ना ही कोई मैग्नीट्यूड में उसका चेंज हम पाएंगे, तभी हम जाके कहेंगे कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेट्स से कि इस मैग्नेटिक फील्ड की जो इंडक्शन है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो B है।
अब हमारे पास एक चार्ज है जो बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से v, चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस q, ये ऐसे एंटर करता है, एंटर कर रहा है आई में से। अब सोचें कि ये चार्ज जब इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो बाय रूल, बाय नेचर, है ना, बाय द बिहेवियर ऑफ नेचर आप कह लीजिए, इस चार्ज पर एक फोर्स डेवलप होने वाला है, और वो फोर्स इन इट्स फॉर्म ऑफ रिलेशन हम लिख सकते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी। करेक्ट है बच्चों? लेकिन जब हम इस चार्ज की वेलोसिटी को चेक करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेक करते हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड में लिखते वक्त हम एक बात ये पाते हैं कि ये हो जाएगा QVB sin theta, where theta will be equal to 90 and F will become equal to QVB, if I'm not wrong. करेक्ट है? Yes. आप सोच रहे होंगे सर ये 90 कैसे हुआ? बेटा 90 इस हिसाब से हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड को आप ध्यान से देखो तो ये प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर आ रहा है। तो आप अपने पेपर के ऊपर एक पेन रख दें ऐसे, ये पेपर है उसके ऊपर एक पेन रख दें। अब वेलोसिटी का वेक्टर भी पेपर के ऊपर बना दें, तो वेलोसिटी का वेक्टर आपने पेपर पे बनाना है, तो जाहिर बात है ये दोनों चीजें तो 90 डिग्री पे हो गई। ठीक, अब ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई ना बेटा, देखो ये ऐसी सिचुएशन हो गई, ये जो पेन पिंक वाला है ये पेपर पे बना हुआ वेलोसिटी का वेक्टर है, और ये जो पेन वर्टिकली मैंने होल्ड किया ये पेपर में से बाहर आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है। दिखा बेटा आपको? Yes. अब इन दोनों पे अगर मैंने राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई किया तो यूं अप्लाई किया जाएगा, Yes. मतलब पेपर पे मैं देखूंगा तो क्या ये फोर्स ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा? Yes. अब यहाँ वीडियो में प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाता है, ऐसा ऐसे बाहर अंदर नजर आता है, लेकिन पेपर पे देखेंगे तो हम ये फोर्स ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। पेपर पे करके देखें आप इसको, यूं हॉरिजॉन्टल है ना फोर्स, ऐसा, राइट बेटा? Yes. अब सोचें कि ये चार्ज चुपचाप से सीधा जाने की कोशिश कर रहा था, चुपचाप से सीधा जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये एंटर करता है, ये चार्ज इसके अंदर आता है, तो इसको एक अपवर्ड पुश मिलता जाता है। अपवर्ड, क्या मैंने ये कहा कि फोर्स राइट की तरफ आ रहा है? नहीं ना, फोर्स ऊपर की तरफ बोला ना मैंने। Yes. हाँ, तो इसको एक ऊपर की तरफ पुश मिलेगा। आप इस बात से कन्विंस हैं, आपको ये बात समझ आ गई कि यहाँ फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है? Yes. ऑल ऑफ यू क्लास, पूरा क्लास बोले जरा इस पे, आर यू कन्विंस्ड टू दिस पॉइंट कि इस चार्ज के एंटर करने पर इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा? यस सर। Yes, sir. तो जैसे ही बेटा ये एंटर करता है ना, तो इसको एक ऊपर की तरफ, ऊपर का धक्का, मतलब पेपर पे ऐसा हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ, अब हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ ये वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। बहरहाल वाई एक्सिस में इसको एक पुश मिलेगा, आप ऐसे कह लीजिए, ऐसे ऊपर की तरफ। क्या मैं आगे बढ़ूं इस बात पे? समझ गए आप सब लोग? तो ये चार्ज ऐसा सीधा न जाते हुए ये ऐसे ऐसे जाने लगता है। ये आप इस चीज की तरफ ध्यान दें, रेड स्पॉट की तरफ ध्यान दें। ये चार्ज ऐसे सीधा नहीं जाएगा, बल्कि इसको लगातार एक अपवर्ड पुश मिलता जाएगा, जिसकी वजह से ये चार्ज अपनी ट्रैजेक्टरी को चेंज करते हुए ऐसे 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 आगे बढ़ेगा। सो एट द एंड में हम ये देखेंगे कि जब ये चार्ज बाहर आ रहा होगा तो वो कुछ इस तरीके की ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता हुआ बाहर आ रहा होगा, लाइक दिस। पूरा एक कर्व्ड पोर्शन बनाया है इसने, यहाँ एक कर्व्ड आर्क कह लीजिए वो बनाया। अब हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से पूरे रीजन में फैला हुआ होता, सब तरफ फैला हुआ होता ये, तो क्या ये इसका मुड़ना यूं ही जारी रहता? Yes. और अगर ये यूं ही इसी तरीके से मुड़ता जाता मुड़ता जाता मुड़ता जाता मुड़ता जाता, तो क्या ये अल्टीमेटली एट द एंड एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाता? Yes. तो पता ये चला कि जब चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनपे जो फोर्स डेवलप होता है उसके रिजल्ट में, उसके नतीजे में, उसके आउटकम में चार्ज एक सर्कुलर ट्रैजेक्टरी बना लेता है, जिसे कुछ इस तरीके से मैं आपके सामने बता सकता हूं। ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ये चार्ज यहां से एंटर करता है, इस पे इस तरीके से फोर्स लगता गया, ये मैंने यहां इतना ही बनाया। लेकिन इमेजिन हम ये करते हैं कि अगर ये पूरा रीजन मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ होता तो ये टर्निंग लगातार जारी रहती, और एट द एंड हम ये देखते कि ये सर्कल में घूम रहा होता जिसका एक पर्टिकुलर रेडियस होता। ये सुनो बेटा,
Yes, sir. अब हमें एक बात यहाँ पे क्लिक कर गई कि ये सर्कल में घूमेगा, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज सर्कल में घूमती है, सर्कल में इसका मोशन होता है, तो सर्कल में घूमने के लिए एक नेसेसरी फोर्स की जरूरत होती है। सोचें जरा, सर्कल में घूमने के लिए एक नेसेसरी फोर्स की जरूरत होती है। हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में इस चीजों को कवर किया है। कोई भी चीज सर्कल में कब घूम पाती है? जब उस बॉडी पर, उस ऑब्जेक्ट पर नेसेसरी, नाम बता सकते हैं? वेरी गुड, शाबाश। सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट करता है। सेंट्रीफ्यूगल तो उसके आउटकम में आएगा। सेंट्रीपेटल विच इज द रिक्वायर्ड फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। तो यहां पर भी हो ना हो कुछ सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट हो रहा होगा, जिसको हम लिख सकते हैं mv² डिवाइडेड बाय r। आपको याद आ गया इसका फॉर्मूला? हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में ऐसे ही पढ़ा था। Yes. अब सोचने वाली बात है बच्चों कि ये सेंट्रीपेटल फोर्स इस चार्ज को किसकी वजह से मिला? कौन है वो जो सेंट्रीपेटल फोर्स बना रहा है, या ऐसे कह लीजिए कि कौन है वो जो इस चार्ज को सर्कल में घुमा रहा है? इंडक्शन। QVB। Force. ज्यादा दूर मत जाओ, इधर उधर और डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। क्या यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस चार्ज को सर्कल में घुमाने के लिए? Yes. QVB वाला। तो क्या हम ऐसे कहें कि इस चार्ज को घुमाने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत थी वो इसी ने प्रोवाइड किया? Yes. क्लियर हो गया बेटा बात? यस। Yes. तो क्या मैथमेटिकल अप्रोच में ऐसे लिखा जा सकता है कि mv² डिवाइडेड बाय r इज नथिंग बट इक्वल टू QVB. QVB? एक सिंपल सा स्टेटमेंट बच्चों में ऐसे बना सकता हूं कि सर्कल में मूव करने के लिए हमें नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, और इस सिचुएशन में वो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स कौन बन रहा है? QVB. QVB बन रहा है। तो QVB को मैंने सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल कर दिया बाय फॉर्मूला। समझ आ गई बेटा बात? Yes. अब हम देखेंगे बेटा, इसमें से एक V फैक्टर यहां से और एक दूसरा V फैक्टर यहां से कैंसिल आउट हो जाता है, और इस फॉर्मूले को हल्का फुल्का अगर हम रीअरेंज करते हैं तो हमें इक्वेशन R के लिए कुछ ऐसी मिल सकती है, mv डिवाइडेड बाय QV। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। यहां हमने बाकायदा उसके रेडियस को ऑब्टेन किया कि वो कितने बड़े सर्कल में घूम सकता है। गेटिंग इट? अब कौन सा चार्ज बड़ा सर्कल बनाएगा? आंसर सिंपल है, जिस चार्ज का मास ज्यादा है तो उसका सर्कल बड़ा होगा। दूसरा आंसर, जिस चार्ज का चार्ज वैल्यू कम है, जिसका चार्ज वैल्यू कम है, गौर करें, चार्ज इनवर्स में आ रहा है ना, और मास डायरेक्ट आ रहा है। अब मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जस्ट इमेजिन करो, मेरे पास ना दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है +Q और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है +2Q। और लेट्स से कि मैंने कहा दोनों के मासेस m और m सेम है। तो बच्चों अगर हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा दें, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है जो कि अंदर की तरफ है, और हम ये कहते हैं कि चार्ज ऐसे हमने एंटर कराया, ये तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इस सूरत में लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। करेक्ट है बच्चों? ये सुनो, लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा ना बेटा, अंदर वाला फोर्स, अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड है, करके देखें आप, कैलकुलेट करें। कंफर्म है इस बात में? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, V ऊपर, V क्रॉस B करें, लेफ्ट आएगा। ठीक है बेटा, ये कंफर्म? अरे कितनी बार तो बता चुके हैं ना यार, कितनी बार बता चुके हैं आप, और क्या। तो ये कहां जाने वाला है? लेफ्ट की तरफ। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि अगर एक +Q है और एक दूसरा +2Q है और दोनों के मासेस सेम है, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो बेटा जिसका चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ना उसका रेडियस छोटा बनेगा। तो 2Q वाले का ना सर्कल कुछ इस अंदाज से बनेगा कि उसका कंपैरेटिव रेडियस छोटा रहेगा, और Q वाले का सर्कल इस अंदाज से बनेगा कि उसका रिस्पेक्टिव रेडियस बड़ा होगा। समझ आई बच्चों बात? Yes. ये देखो, अगर मैं इस ट्रैजेक्टरी को पूरा करता चलूं तो इसका सर्कल छोटा बनेगा, और अगर मैं इस ट्रैजेक्टरी को पूरा करता चलूं तो इसका पॉसिबल सर्कल बड़ा बनेगा। तो ये बात एकदम क्लियर हो रही है आपको? Yes.
अब उसी तरीके से ये रेडियस का फैक्टर मास पे भी डिपेंड करता है। अगर मैंने चार्जेस सेम रखे लेकिन मासेस अलग रखे, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेडियस बड़ा बनेगा। अब एट द एंड अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये रेडियस जो है ये मास अपॉन चार्ज रेशियो पे डिपेंड करता है। जिसका m/q फैक्टर ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, जिसका m/q फैक्टर कम होगा उसका रेडियस भी कंपैरेटिवली कम होगा। क्लियर होगी बेटा बात? क्लियर हो गई बात ये? Yes. अब इसी फॉर्मूले को बच्चों हम एक पहला मॉडिफिकेशन देते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हम इस रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मोमेंटम अपॉन क्यूबी। गौर करें, mv ये जो चीज होती है तो मोमेंटम ही होता है ना, तो हमने यहां मोमेंटम लिखा। दूसरा, आपको याद होगा कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कुछ खास रिलेशंस हैं, जैसे मोमेंटम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m इंटू के। ये चीजें, ये बेसिक फॉर्मुलीज हैं, मैं इसको अब यहाँ डिराइव नहीं करते बैठूंगा। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल आसान सा रिलेशन है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर के है तो फिर हम m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m करते हैं और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक इंटरनल रिलेशन बना सकते हैं जिसका आउटकम ये आता है। तो इन शॉर्ट, अगर मैं मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ से हटा देता हूँ और उसकी जगह काइनेटिक एनर्जी की टर्मिनोलॉजी में ये रेडियस ऑब्टेन करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या आंसर ऐसे आएगा, 2mk डिवाइडेड बाई क्यूबी। फिर ख्याल रहे यहाँ पे के फैक्टर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये रेडियस हम अलग अलग सिनेरियोज में, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग फैक्टर्स के साथ डिपेंड करता हुआ लिख सकते हैं। जैसे इस फॉर्मूले में मास और चार्ज के रेशियो के हिसाब से हम लोग रेडियस को फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्मूले में हम मोमेंटम के हिसाब से रेडियस को फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्मूले में इन पर्टिकुलर कहा जाए तो काइनेटिक एनर्जी को देखते हुए हम यहाँ पे रेडियस को फाइंड आउट करते हैं। कहानी लेकिन सिर्फ इतनी सी है कि रेडियस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, मास, चार्ज का वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, मोमेंटम का वैल्यू, ये सब बातों पर डिपेंड करते हुए ट्रैजेक्टरी के अकॉर्डिंगली बनेगा। अब जिसकी ट्रैजेक्टरी जितनी नैरो होगी उसका रेडियस उतना छोटा होगा, जिसकी ट्रैजेक्टरी जितनी वाइड होगी उसका रेडियस उतना बड़ा होगा। ये क्लियर हुई बेटा बात आपको? ऐसा नो? क्लियर हुआ बेटा? अब इसमें यहाँ पे हमको और 2-3 चीजें एज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो शायद एग्जाम में आ चुका है, ये चीज एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन को एज इट इज उठा रहा हूं जैसे एग्जाम में पूछा है, सिर्फ मैंने इसके ऑप्शंस यहां से हटा दिए और थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन। अब देखिए, इस तरीके का एक अरेंजमेंट हमको बना के बताया हुआ है कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। न्यूट्रॉन मतलब चार्जलेस है ना, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन से पॉजिटिव पार्टिकल, ये सुनो, Positive. प्रोटॉन से पॉजिटिव पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, वो भी पॉजिटिव होता है, कोई नई बात नहीं। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, याद रखें। ये चीजें हमने 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते वक्त मैंने टेबल बना के दिया आपको, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मास, चार्ज, हर एक का रेशियो, सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक टेबल बना के दिया है आपको। एनीवेज, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव पार्टिकल विच इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के इलेक्ट्रॉन पूरे गायब कर दिए तो उसका जो खाली न्यूक्लियस बचा ना, तो उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। Yes, sir. अब ये भी पॉजिटिव है। अब ये एक रीजन में एंटर करते हैं जहां पे पहले से मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है और क्रॉस लगे हुए हैं, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, ठीक है। द ट्रैक ऑफ द पार्टिकल आर शोन। अब हमको ये ट्रैक्स रिलेट करने हैं कि ए ट्रैक किसका है, बी ट्रैक किसका है, सी ट्रैक किसका है। अब ये बात तो मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ बहुत जल्दी से कह सकता हूं कि सी ट्रैक न्यूट्रॉन का है। क्यों? क्यों? चार्ज नहीं है ना, चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो फोर्स नहीं है, अगर फोर्स नहीं है तो इधर उधर बेंडने करने की, मुड़ने की, डायरेक्शन चेंज करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। Yes. तो सी तो न्यूट्रॉन है पक्का। अब बचा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। देखो बेटा, इसमें ए, बी और डी है।
डायरेक्शंस अलग अलग हैं। अब ये तो तय है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पार्टिकल इस सिचुएशन में कहां मुड़ सकता है, फोर्स उस पर कहां आएगा, राइट की तरफ आएगा कि लेफ्ट की तरफ आएगा? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ आएगा। मतलब डी ऑप्शन किसी सूरत में आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। डी तो उस वक्त होता जब इनमें से कोई चार्ज नेगेटिव होता, तो V क्रॉस B का उल्टा करते तो वो लेफ्ट की तरफ जाता, सॉरी राइट की तरफ जाता। करेक्ट है। तो फिलहाल प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल ए या बी में से कुछ हो सकते हैं। अब मैं देखता हूं बेटा रेडियस के फॉर्मूले पे। रेडियस का जब मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो वो आता है मास, वेलोसिटी, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम है, वेलोसिटी भी दोनों के लिए सेम है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल वेलोसिटीज। बोला अब गाड़ी आगे अटक गई है मास और चार्ज पे। तो बच्चों प्रोटॉन के लिए लेट्स से कि मास m है और उसका चार्ज q है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्फा पार्टिकल के लिए मास कितना है। तो आपको ये ख्याल करना है कि एक अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस जब हम देखते हैं तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन रहते हैं और उसके साथ साथ 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। मतलब एक अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम हो सकता है। 1 2 3 4। न्यूट्रॉन का मास तकरीबन प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है। तो अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का कितना टाइम हुआ? 4 टाइम। तो यहाँ पे आएगा 4m। वेलोसिटी तो उतनी है। अब सवाल ये होता है कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। शाबाश, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे 2q इंटू बी। हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ mv डिवाइडेड बाई qb, विच एक्चुअली मींस 2 टाइम्स ऑफ r ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, यानी कि रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन के रेडियस का 2 गुना होगा। अब बच्चों अगर मैं ये ए पाथ को ट्रैक करके इसका सर्कल पूरा करता हूं तो कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन बी पाथ को ट्रैक करके इसका सर्कल पूरा करता हूं तो क्या बड़ा बनेगा? यस। तो बड़ा रेडियस किसका एक्सपेक्टेड है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का। तो बी कौन हुआ? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हुआ। तो अल्फा पार्टिकल के लिए हमारा आंसर हो गया बी ट्रैजेक्टरी और प्रोटॉन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ए ट्रैजेक्टरी। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से हम इन चीजों को हैंडल करना चाहिए। अब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आप इसमें डेवलप करने की कोशिश करें कि अक्सर इस तरीके के अरेंजमेंट में जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता है और चार्ज को ऐसे हम लोअर एंड से, नीचे के एंड से ऊपर की तरफ भेजते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा लेफ्ट की तरफ जाता है। नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो वो राइट की तरफ जाएगा। जितना बड़ा पार्टिकल होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, उसका ट्रैजेक्टरी उतना बड़ा होगा कंपैरेटिवली, और जितना छोटे मास का पार्टिकल आएगा उसका ट्रैजेक्टरी उतना ही छोटा होगा, और अकॉर्डिंगली चार्ज के साथ भी इसे रिलेट किया जा सकता है। ये सारी बातें इस अंदाज में या इस कैलकुलेशन पर बेस करेंगी कि m बाई क्यू का रेशो क्या होगा, या मोमेंटम के हिसाब से उसका रेशो क्या बनेगा, या काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का भी रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे हम बड़े अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। ये तो बस बिल्कुल थियोरेटिकल एक इंट्रोडक्शन में आपके सामने रखते जा रहा हूं। क्लियर हो गई बेटा बात? यस सर। अब बच्चों इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हमारे सामने आती है, काफी इंटरेस्टिंग। हमने ये देखा कि चार्ज जब इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली एंटर कर जाता है, परपेंडिकुलरली वो अंदर एंटर करने लगता है, तो फाइनली चार्ज एक सर्कुलर ट्रैक में घूमता है ना? चार्ज एक सर्कुलर ट्रैक में घूमता है। लेकिन आप मुझे एक बेसिक बात बताएं कि क्या इस फोर्स की वजह से चार्ज की स्पीड में कोई बदलाव, कोई चेंज, कोई इंक्रीज या कोई डिक्रीज हो सकता है? नहीं। इस फोर्स की वजह से नहीं होगा। ये मैंने 50 बार बोला है शायद, पिछले लेक्चर में, आज के लेक्चर में मिला के मैंने ये 50 टाइम्स बोला है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पर आने वाला फोर्स सिर्फ चार्ज की डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदल सकता है, उसकी स्पीड को, उसके मैग्नीट्यूड को, उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को नहीं बदलेगा, इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। ठीक है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सर्कल यहां बनेगा ये कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा? यस। कांस्टेंट स्पीड से क्या घूमता है? यूसीएम। मतलब और करेक्टली अगर ये कहा जाए कि व्हेन अ चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलरली इन द मैग्नेटिक फील्ड इट मे परफॉर्म
या इट Yes. विल परफॉर्म यूसीएम, तो यूसीएम परफॉर्म करेगा। एंड व्हाइल इट इज परफॉर्मिंग यूसीएम वी मे से दैट कि उसका जो रेडियस है वो हो जाएगा एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। QB. अब एक काम करते हैं, ये आर के नीचे वी ले लेते हैं और इसको कर देते हैं क्यूबी। अब मैं आपको पुराने दिनों में वापस ले जाना चाहता हूं जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, जहां पे हमने लिखा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। करेक्ट है? Yes. तो इसका सीधा मतलब ये हो गया ना बेटा, v बाई आर इज इक्वल टू व्हाट? Omega. ओमेगा। अब यहां से v बाई आर और वहां से ओमेगा को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहां तो हमें r बाई वी मिला है, अगर मैं इसका v बाई आर कर देता हूं तो ये ऊपर नीचे एक्सचेंज क्या हो QB. गया आंसर? क्यूबी बाई एम। तो हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जाए, भाई मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज परपेंडिकुलरली एंटर कर गया था, बताएं आप उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, तो हमें निकालने आना चाहिए। फर्दर ऑन हमसे ये भी पूछा जा सकता है, भाई बताएं टाइम पीरियड क्या है, तो आपको याद होगा ओमेगा कुछ क्या होता है? 2 pi. 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। Therefore, we may just finalize the equation saying the time period for such situation of motion is equal to 2 pi m divided by QB। करेक्ट हो गई बेटा बात? Yes. तो ये कुछ उसका बहुत एलिमेंट्री एनालिसिस है कि इस तरीके से चार्ज मूव करेगा। और यहाँ पे हमने खास सर्कल की बात की है और खास इस अंदाज में इस बात को आपके सामने रखा गया है कि करंट सिचुएशन में, यहाँ कॉर्नर पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक दूसरे के साथ कैसे हैं। Perpendicular. उसी सिचुएशन में हम ये बात करेंगे। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ इंक्लिनेशन बन रहा है, तो और बहुत ज्यादा खेल और तमाशा हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। हेलाइकल पाथ फॉलो करेगा, आगे भी बढ़ेगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी, सर्कल में भी जाएगा और बहुत कुछ होगा। सो दैट्स अ सेपरेट पार्ट ऑफ डिस्कशन। उस पे पूरा फुल लेंथ आर्टिकल मुझे 2-3 लेक्चर उस पे कंडक्ट करने हैं। ये एक स्पेशल कंडीशन या एक स्पेशल केस की तरह हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे तभी सर्कल में जाएगा, और वो भी यूसीएम करेगा, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होंगे एंड अकॉर्डिंगली। बात समझ आ गई बेटा? Yes, sir. चलिए इसमें 1-2 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, कपल ऑफ क्वेश्चंस, बिल्कुल आसान से इजी तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले एक डायरेक्शन को समझने वाला क्वेश्चन फिर एक बार देखते हैं यहाँ पे। Now we have two charges, charge particle plus q and minus q, and they enters into the magnetic field of induction B such that the velocity of each charge particle is perpendicular to the magnetic field। तो इनके पाथ को जो है आप ट्रेस करो, ऐसे बोल रहा है वो, ठीक है? इनके पाथ जो है वो ट्रेस करके बताओ आप क्या होगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड को जो है ना ऐसे पेपर के अंदर बनाया है। लेट्स से कपल ऑफ मोर मैं ये दिखा देता हूं ताकि आपको डायग्राम में एक हल्का सा फीलिंग आ जाए। अब आपने क्विकली मुझे ये बताना है कि कहाँ क्या चीज हो रही है और कैसे हो रही है, क्या उसका रिप्रेजेंटेशन बनेगा। लेट्स से बेटा कि यहां से ऐसे एंटर करता हुआ ना एक प्लस क्यू वाला चार्ज एंटर कर रहा है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Left विल इट side. गो इन अ सर्कल? विल इट गो इन अ सर्कल? Yes. क्या ये सर्कल में जाएगा? Yes. Yes. तो इसका सर्कल बच्चों अगर मैं बनाता हूं तो वो एक्सपेक्टेड सर्कल मुझे ऐसा मिलेगा। लेट्स सी, मैं कोशिश करता हूं, ये ऐसा होगा। Yes. अब गौर करें बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में। बताओ क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा? तो ये कैसा बना? Anti. एंटी क्लॉकवाइज बना। बट सपोज यहां इसी जगह पर अगर हमारे पास एक नेगेटिव वाला चार्ज होता और वो ऐसे एंटर कर रहा होता तो ये कहां जाता? Right. Right. राइट साइड में। तो इसके लिए जो पॉसिबल ट्रेजेक्टरी हम बना पाते वो ऐसी बना पाते, ठीक है ना? Yes. और इसका सेंस अगर हम चेक करते सर्कल बनने का तो वो कैसा बनता? Clockwise. क्लॉकवाइज बनता। तो ये बिल्कुल अलग अलग कहानी है, एक क्लॉकवाइज में जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। तो अक्सर ऐसे प्रॉब्लम एग्जामिनेशंस में पूछे गए, बताइए भाई क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो वहां पे फौरन ट्रेस करना है, देखना है, जजमेंट लेना है
और फिर उसके हिसाब से अपना आंसर करना है। गड़बड़ करके कोई आंसर आप नहीं करेंगे, याद रखें। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अक्सर स्टूडेंट से परेशानी मतलब ये हो जाती है कि फिर वो जज नहीं कर पाते हैं कि कहाँ जाए। तो while we solve illustrations, we will be working out with these questions. Don't worry. फिलहाल मैं एक दो क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप उन 2-3 क्वेश्चंस को जरा अच्छे से करें और बताएं मुझे कि क्या उसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं 2-3 सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। Let's try to do this. Question number 3 देखें। What is the smallest value of B such that that can be set up at the equator to permit a proton of speed 10⁻⁷ to circulate around the earth? तो यहाँ एक इमेजिनेशन करना है कि अगर एक प्रोटॉन हमने अर्थ के अक्रॉस में छोड़ दिया तो कितना मैग्नेटिक फील्ड हमें वहां पे स्मॉलेस्ट लेवल पे डेवलप करना होगा ताकि वो प्रोटॉन अर्थ का चक्कर काटता रहे। तो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन बनाते वक्त मैं तो यही सोचूंगा ना कि भाई एक्सपेक्टेड रेडियस है, करेक्ट ना? इक्वेटर पे घुमाना है अर्थ के इक्वेटर पे और अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है। So we can just use this as 6400,000, correct है? Meter. That will be 64 into 10⁵ meter. तो अब हमें निकालना है B कितना है। तो आप याद करें फॉर्मूला ऐसा था mv divided by qb। तो ये हो गया बेटा 64 into 10⁵। प्रोटॉन बात किसकी चली है, याद रखो किसकी बात चली? प्रोटॉन। कहाँ गया? हाँ, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास हमें पता होना चाहिए। अब ये सारा डेटा आपने याद रखना है अच्छे से। तो प्रोटॉन का मास होगा 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितनी वेलोसिटी से चल रहा है प्रोटॉन? 10⁻⁷। प्रोटॉन का चार्ज 1.6 into 10⁻⁻20। शाबाश। मैग्नेटिक फील्ड जो हमें निकालना है तो आप इसको रीअरेंज कर लें। मैं बस नंबर्स जूं के तू यहाँ पे लिख देता हूं, बाकी कैलकुलेशन आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर लें कैलकुलेशन। सिक्सटी 64 into 10⁵। और ये फाइनल जब आप आंसर कर लें तो इसका यूनिट लगाएं टेस्ला या यूनिट लगाएं वेबर पर मीटर स्क्वायर। कर पाएंगे इसको? यस सर। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड गिवन है, स्पीड गिवन है, स्पेसिफिक चार्ज। नाउ दिस वर्ड इज क्वाइट नॉट न्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े स्पेसिफिक चार्ज, नया तो नहीं है। स्पेसिफिक चार्ज चलो अगर भूल गए हैं तो यूनिट की तरफ ध्यान दो। क्यू बाई एम। यस, चार्ज बाय मास क्यू बाई एम। फिर वो पूछ रहा है रेडियस क्या है। बड़ा आसान है बेटा, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। वैसे देखा जाए तो रेडियस का फॉर्मूला क्या कहता है? mv by q। मास, वेलोसिटी, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको मास अलग से गिवन नहीं है और चार्ज अलग से गिवन नहीं है, लेकिन हमको जो रेशियो गिवन है ये वाला रेशियो, ये क्या है? क्यू बाई एम है। लेकिन हमारे पास तो फॉर्मूले में एम बाई क्यू है। क्या मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूं? कर सकता हूं बेटा, ध्यान से देख। ये v डिवाइडेड बाय क्यू बाई एम इंटू बी कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? यस। क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अल्टीमेटली कहां जाएगा? न्यूमरेटर में। तो ये m मैं q के डिनोमिनेटर में लिखूंगा। अब ये q बाई एम का वैल्यू गिवन है 1.7 into 10⁻11। b गिवन है अपने को, v गिवन है अपने को, ऑप्शंस भी गिवन है। आ गया निपटाओ, कर लेंगे। यस। आगे चलते हैं, आखिरी और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। An electron whose kinetic energy is this much, moving in a circular orbit of magnetic field of this much, radius निकालो। तो यहां जो कैलकुलेशन बोला गया है वो काइनेटिक एनर्जी की टर्मिनोलॉजी में बोला गया है। तो आपको याद होगा फॉर्मूला हमने लिखा था 2m(k) डिवाइडेड बाय qb। भूल गए? काइनेटिक एनर्जी के रेफरेंस में
आया नहीं आया? Yes. अब K गिवन है हमको ये, B गिवन है हमको ये, Q हमें पता है, Q पता है हमको, कितना होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन का? 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 into 10 power 9.1 into 10 to the power minus 31 kilograms. So use this data, put it up into this particular equation, solve it, you'll be getting some option. Go for that option in that case. ठीक है? So this is what we just want to cover for today's lecture. इसके आगे हम खास तौर से साइक्लोट्रॉन के बारे में बात करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम किसी चार्ज पार्टिकल को हम घुमाने की कोशिश करते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल को घुमाने की कोशिश करेंगे सर्कुलर मोशन में इन पर्टिकुलर देखा जाए तो। और फिर उसके बाद हमको हेलाइकल पाथ वाला केस भी अच्छे से समझना है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल्स। सो कपल ऑफ मोर लेक्चर्स वी रिक्वायर, and then after that we have around 30 to 40 questions to discuss. So 4 to 5 lectures these things will continue, and we will go in every possible depth of this topic to understand and prepare for the requirement of NEET and the JEE and CET examinations. Okay, रुक जाए यहाँ पे।